बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम शहर का कुछ खुशगवार है और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, तो मौसम की बात भी करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपको मिलाएंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़बरदस्त है। स्कूलों में एक स्पेशल मुहिम शुरू की जा रही है मनशियात को कंट्रोल करने के हवाले से। अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, लेकिन जड़ तक कौन पहुंचेगा, वहां से इस मामले को कौन खत्म करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बहुत सारे सवाल हैं, बल्कि इनके जवाब हम जरूर लेंगे 11:05 पर। फिलहाल हमने खबरें शामिल करनी है अपनी, कुछ मौसम की सूरत हाल आपको बताएंगे। आगाज आज की अच्छी बात से। रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इससे पहले बयान किया था 7 ऐसे खुश नसीब अफराद हैं जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा। तीसरा वो आदमी है जिसे क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। वो आदमी है जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ने के बाद घर गया, काम करने के बाद उसके दिल में ये बात थी कि मैं काम करने के बाद फिर मैं दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में आऊँगा, फिर तीसरी नमाज के लिए मस्जिद में ही आऊँगा। जिसका दिल मस्जिद में लगा होगा, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का उसे भी साया नसीब होगा। मेरे भाइयों, आज तो हमें मसाजिद में सुकून ही नहीं मिलता, जल्दी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी मस्जिद की महब्बत नसीब फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात, और अब बात होगी आज के अच्छे मौसम की। बाहर चलते हैं। इस वक्त मायदा हमारे साथ मौजूद होंगी, मौसम की सूरत हाल बताएंगी। जी मायदा, कहिएगा, बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, क्या सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा रहा है और ये बारिश का सिलसिला कब तक रहने वाला है? जी बिल्कुल है ना। मौसम की बात करें तो शहर का मौसम आज बहुत ही खूबसूरत है। कल रात से जो है हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। अभी थोड़ी देर पहले जो है बूंदाबांदी का सिलसिला रुका है। हल्की धूप की किरणें भी अभी नज़र आना शुरू हो गई हैं, लेकिन आज जो है वो 70 से 80% बारिश के अमकानात जाहिर किए गए हैं। तो सारा दिन जो है ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उसी के साथ जहाँ मौसम खुशगवार हुआ है तो शहरी जो है बड़ी तादाद में पार्कों का रुख किए हुए हैं। मेरे अक्ल में नजर आ रहा होगा आपको, अभी भी यहाँ पर लोग जो है वो वर्जिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत खुशगवार मूड में है, मौसम बहुत खुशगवार है, लेकिन उसी के साथ शहरी भी बड़ी तादाद में सड़क पर भी जो है वो नजर आ रहे हैं और मौसम को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जो मौजूदा दर्जा हरारत आज रिकॉर्ड किया गया है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो रिकॉर्ड किया गया है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये कहिएगा, आज दिन भर के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? बारिश क्या आज पूरा दिन होने वाली है? अभी तो आपने जैसे बताया कि हल्की सी बारिश जो है वो थम भी गई है और धूप की किरणें भी नजर आ रही हैं, तो पूरा दिन कैसा रहेगा और खास तौर पे सैटरडे संडे के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल है ना। जो बारिश का सिलसिला बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो आज ही उसकी प्रेडिक्शन जाहिर की गई है। हफ्ता इतवार जो है वो बारिशें नहीं होंगी। आज जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा और मौसम जो आज जो है शहरी इस बारिश को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। बारिश को एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज कुछ ना करें, मास्क जरूर पहने, समाजी फासला जरूर मेंटेन करें। आगे आ जाए जी, हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं। पहली खबर है बीएस ऑनर्स को एजुकेशन पर पाबंदी और प्राइवेट कॉलेजेस से बयान हल्फी तलब। बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ किसान सड़कों पर, लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना। शहर में 800 से ज्यादा गैर कानूनी स्लाटर हाउस मौजूद, बीमार जानवरों का पानी लगा गोश्त फरोख्त। और महकमा एक्साइज का बायोमेट्रिक सिस्टम किन मसाइल का शिकार, प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे।
जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अकमल सुमरू साहब, आमिर रजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अच्छा, बारिश की मैं बात कर रही थी कि बारिश है, मौसम खुशगवार है और यहाँ पर आप लोग भी कुछ खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। सुमरू साहब, सब खैरियत है? नहीं, आप ये वो क्लासरूम के स्टूडेंट्स वाला माहौल नजर आ रहा था, जैसे आप दोनों बातें कर रहे हैं। हम खुशगवार मूड में नहीं रह सकते। नहीं, आप जरूर रहे खुशगवार मूड में, लेकिन आगे चल के मुझे पता आपकी खुशगवारी सारी खत्म हो जानी है। नहीं यार, जैसे ही हम खबरों की तरफ आए, मैं तो जैसे ही मुंशियात कंट्रोल करने का नाम आता है मेरी हंसी निकल जाती, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, बट आप कुछ जब चीजें हैं, मैं एग्री करती हूं आप कहते हैं ना, आपसे। जब स्कूल में मंशियात को मुहिम चलाई जा रही है। अच्छा नहीं, वो तो है, बहुत ऊंची सतह तक कंट्रोल करने की जरूरत होगी मंशियात की सिर्फ वहां तक हाथ नहीं जाते, वो बहुत ऊंचे हैं। नहीं, सिर्फ स्कूल्स में नहीं है मंशियात तो अब मैंने तो कहा है, सवालात तो बहुत सी हैं स्कूल्स में, आखिर क्यों जो जड़ है वहां तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा? स्कूल की चार दीवारी से बाहर आप सड़कों पर देख लें, पहले तो वहां कंट्रोल करने की जरूरत है। खैर, आयशा कह रही है इस टॉपिक को भी मत छेड़े, वक्त हमारे पास कम होता है, तो हमें अपनी खबरों की तरफ आना है। अच्छा जी, पहली खबर आज की क्या है? बीएस ऑनर्स को एजुकेशन पर पाबंदी, प्राइवेट कॉलेजेस से बयान हल्फी तलब। सुमरू साहब की खबर है, समझा दे सुमरू साहब, क्या मामला है? देखिए, बुनियादी तौर पर जब कोई भी प्राइवेट कॉलेज एनओसी हासिल करता है तो वो मुतलका डिवीजन्स के डायरेक्टोरेट कॉलेजेस में दरख्वास्त जमा कराता है। उसका एक पूरा परफॉर्मा है और उसकी एक चेक लिस्ट है। उस चेक लिस्ट के मुताबिक तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं डायरेक्टोरेट कॉलेजेस में जमा कराए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे रखी होती हैं वो कॉलेज का दौरा करती हैं, चेकिंग करती हैं। क्लासरूम्स हैं, उसमें असातिज़ा हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, लैब्स हैं, और इसी तरह ग्राउंड है, उसका मुतलका जो रिक्वायर्ड रकबा है वो है या नहीं है, असातिज़ा को तनख्वाहें बैंक के थ्रू जा रही हैं, स्टाफ कितना है, वो सारी उसकी एक चेक लिस्ट है। उस चेक लिस्ट की इंस्पेक्शन की जाती है और फिर उस चेक लिस्ट को आप ओके करके फाइनली उसकी रिपोर्ट डीपीआई कॉलेज को भेजते हैं। उसकी बुनियाद पे आपको एनओसी मिलता है डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए। ये उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है। उस चेक लिस्ट के अंदर जो है वो एक कॉलम रखा गया है कि कॉलेज जब एनओसी के लिए अप्लाई करेगा तो अपने डॉक्यूमेंट्स में वो एक डॉक्यूमेंट साथ लगाएगा जिसमें वो एफिडेविट देगा। अच्छा। कि कोई एजुकेशन नहीं होगी। अच्छा। यानी मखलूत क्लासेस नहीं होगी। जो लड़के और लड़कियां एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं वो नहीं होगा। आप उसका एफिडेविट दें, और अगर आप जो है एफिडेविट देने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम आपकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देंगे। तो ये बुनियादी मामला है। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस जहां पर बीएस ऑनर्स की डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, बास कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस चेक लिस्ट के मुताबिक ऑपरेट या फंक्शनल नहीं है। वहाँ पर आप चोरी छुप के कह लें या दाव लगा के वो आपको को एजुकेशन में क्लासेस करा देते हैं, और वो भी बीएस ऑनर्स की सतह पर। अच्छा, अब वो क्योंकि चेक लिस्ट में इजाज़त ही नहीं है, आपने एफिडेविट जमा कराना है। अच्छा, अब इसकी भी दो चीज़ें, दो सूरत हाल है, दो कंडीशन है। पहली ये है कि नए कॉलेज ने जब अप्लाई करना है तो उसने भी एफिडेविट देना है, और हर साल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन या उसके एनओसी में तौसीक होती है, उसको दोबारा रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो तब भी उसको एफिडेविट जमा कराना होता है, यानी उसकी छूट नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ये डीपीआई कॉलेजेस के तहत और डायरेक्टोरेट कॉलेजेस के तहत ये एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है और इस पर सख्ती की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस से ये शिकायत वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं कि जहाँ पर एसओपीज़ की वायलेशन की जाती है और फिर उसकी वजह से उस कॉलेज के अंदर मसाइल पैदा होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में तो ये कदगने नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो हायर एजुकेशन कमीशंस के मातहत चलती हैं, तो उनमें ये कदगन नहीं है कि वहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो सकती या वहाँ पर मखलूत तालीम नहीं है, वहाँ पर तो होती ही कोई एजुकेशन है। कॉलेजेस की सतह पर ये इजाज़त नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरमीडिएट के अंदर पाबंदी है कि जो कॉलेज बॉयज़ कॉलेज है वहाँ पर सिर्फ बॉयज़ की क्लासेस होंगी, जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स की क्लासेस होंगी, और उसी की बुनियाद पर एनओसी मिलता है। तो ऐसा नहीं है प्रैक्टिस में कि आपके बॉयज़ कॉलेजेस के अंदर गर्ल्स जो हैं और गर्ल्स कॉलेजेस के अंदर बॉयज़ को जो है वो एडमिशन्स दिए जा रहे हो। तो ये उस से मुतल्लिक है सारा। और प्राइवेट कॉलेजों के ऊपर वैसे तो गिरफ्त है ही नहीं गवर्नमेंट की
क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। चेकलिस्ट के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इनिशियली तो उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बाद में पता लगता है लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें रखी गई थी वो किराए की उठा के रखी गई थी, वो गायब हो गई। जो 25 कंप्यूटर रखे गए थे वो कंप्यूटर फंक्शनल नहीं है, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जो फीस स्ट्रक्चर है उस फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी पॉलिसी नहीं है कि आपका मैक्सिमम जो पॉइंट है फीस का वो इतना होना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेजेस वैसे भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। मुसलसल खामोश है, किसी तूफान का पेश खैमा तो नहीं है ये? नहीं, तूफान का नहीं, बड़ी अच्छी, इतनी अच्छी खबर है। और जब आप हमसे पूछ रही थी ना कि आप लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, क्लासरूम का माहौल था, वो यही था। मैं इससे डिटेल ले रहा था कि खबर तुम्हें कैसे मिली, और वो मुझे बता रहा था कि उसने अपनी रिपोर्टिंग स्किल्स जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया और ये खबर निकाली। अप्रिशिएटेड, और ये सबसे बड़ी अप्रिशिएट करने की बात है। और मैं तारीफ़ करूँगा कि हर सतह पे अब ये मखलूत तलीम को ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। कमेंट आप इस पे कर दें, फिर हम अगली खबर पे जाते हैं। ये अच्छा नहीं है, मतलब ये इससे आपकी माशरती खराबियों में इजाफा हो रहा है, आपका घरेलू सिस्टम तबाह हो रहा है। अब इसको लंबी बात है, और लंबी बात जब हम करेंगे तो फिर आप कहेंगे मेरे पास वक्त नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अब आमिर भाई दो पहलू होते हैं हर बात के। हॉस्पिटल्स में भी नर्सेज जो हैं खवातीन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर आमिर भाई आपके इस मुतालबे पर या उसके ऊपर आपको कमेंट करूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप देखिएगा आज या कल 1-2 दिन में चेक लिस्ट के अंदर से ये पॉइंट्स निकाल देंगे। तो ये बेरार रवि है ना, चेक लिस्ट से ये पॉइंट निकालेंगे कि को एजुकेशन हमारी तरफ से ये दावा जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है। जब आपने गवर्नमेंट इस पर यू टर्न लेगी, हाँ बिल्कुल, और गवर्नमेंट यू टर्न लेगी, हालांकि नहीं लेना चाहिए। और आप अपने मसले को जितना इस्लामी बनाते चले जाएंगे उतना आप आसानियों की तरफ चले जाएंगे। तो आप 5वीं जमात तक ठीक रखें, बच्चियों की तालीम इकट्ठी रखें, उसके बाद ये सेपरेट हो जाना चाहिए। खवातीन की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स में जाएं, और मर्द जो है मर्दों। मुश्किल काम है आमिर नहीं, मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किल है, सिर्फ विल की बात है। सिर्फ आज मुराद रास, इमरान खान, शफकत महमूद ये तैयार कर ले, मेरा ख्याल है मुश्किल ही नहीं है। इसका काम कहाँ मुश्किल है? एक निसाब तो यकसा हो नहीं सका, तो आप तमाम चीजें अदा करने जा रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होएगा ना। जब हम पहले नाफना डाल देते हैं तो नहीं होएगा। जब हम ये कहें कि ये करना है, जब रियासत मदीना बनानी है, तो उसमें मखलूत तलीम की इजाजत नहीं होनी है। सही, तो हम इस तरफ कदम उठा रहे हैं ना। सही, जब कदम उठा रहे हैं तो भाई तलीम से ही शुरू करें। सही, जो कि असल में तरबियत गाहें हैं ना, ये तलीम के लिए इदारे जो हैं, वहां से शुरू करें। मखलूत तलीम यूनिवर्सिटी की सतह तक जाके खत्म कर दे, बस नीचे 5वीं जमात तक रहे, उसके बाद से 6ठी जमात से सब अलग हो गए। अच्छा, वैसे हमेशा आप वो मुझे लगता है कोई इस तरह का कभी आपने कमेंट ही नहीं किया, आज ये बड़ा डिफरेंट सा आपका मुझे लगा है। भैया तलीमी इदारों के हालात देखो आप, जब ये खबर पड़ रही थी कि तलीमी इदारों में मंशियात वाली, मुझे बताएं ये लड़कियों में मंशियात की लत कहाँ से आ रही है? चले खैर ब्रेक की तरफ जाते हैं। मुझे अभी एक कोविड अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचानी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 9 जिंदगियां कोरोना निगल चुका है। 5वीं लहर जो है इसकी हम देख रहे हैं पीक बढ़ती चली जा रही है। कोरोना बेकाबू, केसेस की शरह जो है 12.7% तक पहुंच गई है, और कोरोना के मजीद 810 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। आपने नाज़रीन क्या करना है, वैक्सीनेशन एक तो लाजमी करानी है, दूसरी एहतियात करनी है। वैक्सीनेशन कराने के बावजूद भी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे पास खबर क्या है जी, शहर में 5900 स्कूल गैर रजिस्टर्ड 15 फरवरी के बाद सील करने की वार्निंग दे दी गई है। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि सोमरू साहब मेरी जॉब का दौरानिया पूछ रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, ऑन एयर आकर बता देती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9.5 साल हो गए। अच्छा, उसने 2 साल कहा था। 2 साल मैंने तो अच्छा, वो 2 साल कहा था, वो चले, वो तो वो उसका क्योंकि खुद 2 साल होगा कह रही है, उसने अभी आपको देखा होगा, हम देख रहे हैं उसको 9.5 साल से भुगत रहे हैं। चलो इस तरह कह लेते हैं भाई। ये स्कूल्स वाला जो मामला है, यहाँ पे ना एक ट्रेंड है, आप प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बनने देते हैं जो नाजायज होती है, बन जाए, लोग उसमें बस जाएं, फिर आप कहते हैं कि ओहो ये तो हाउसिंग सोसाइटी जो नाजायज है। इसी तरह स्कूल्स वाला मामला है। अच्छा, 5900 स्कूल बन गए, कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। उनमें कौन सा स्टाफ, वो अकमल सुमरा भी बता रहे थे ना, वो लाइब्रेरी में जाली किराए की किताबें रखी जाती थी, ऐसे ही और आके तो वो रजिस्टर करा लिया जाता था। ये तो उस तकल्लुफ से भी गए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एक एजुकेशन मिनिस्टर
एक एजुकेशन मिनिस्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या कि तू जिन्नी देर मैं हैगा ना, तू एक स्कूल का वो लल्ला है, तेरे को कोई जगह है? मैं कहा साफी कलोनी मेरा 10 मरले का प्लाट है। कहता सिर्फ सामने दीवार कर, उत्थे गेट बना, उत्ते एक बोर्ड ला दे अच्छा स्कूल का। अच्छा वो बाद चो देखी जाएगी, जो साफी कलोनी बाद होएगी ना, उदो तू उत्थे 10 मरले दे विच, ये मिनिस्टर कह रहा है मुझे, ऑफर कर रहा था। और मैं जिंदा और जावेद उसकी बात इस वक्त इस यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, अगर वो देख रहे हैं तो देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि यार मैंने इसको इतनी अच्छी ऑफर की थी। कहते एक स्कूल का लैके ना सर्टिफिकेट, मेरे जिन्नी देर तक मैं मिनिस्टर रख लै, कल तेरे कम आएगा। तो आपने ऑफर ठुकराई क्यों वैसे बाय द वे? नहीं, मैंने करने नहीं था, ये 2 नंबर काम है, वो मुझे सूट नहीं करता है। वो सूट करने से मुराद है कि मेरा दिल नहीं मानता इन चीज़ों पे। मुझे तो एक दफ़ा ये जो किताबें छपती है टेक्स्ट बुक बोर्ड की, एक किताब दे रहे थे, कमिश्नर थे अतर ताहिर उस दौर में, कि एक किताब आप ले लो और उसकी प्रिंटिंग की पता है सिर्फ आपने वो राइट्स किसी प्रिंटर को देने हैं, उसके आपको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तो मैंने वो नहीं लिया था। वो इस तरह के मेरा खुद का नहीं माना कि यार ये मैं जब प्रिंटर ही नहीं हूं तो मैं क्यों प्रिंटर पब्लिशर बन जाऊं। अकमल सुमरो साहब को पता है उसमें कितना पैसा है। इसी तरह स्कूल का मामला है, सारे प्राइवेट 5,900 स्कूल का मतलब यह है कि 6,000 स्कूल गैर रजिस्टर्ड है। इन्होंने बनने दिए, बच्चे दाखिल होने दिए, वहां पे मैट्रिक बनने नहीं दिए, इन्होंने जेबें गरम की उस मद में ना, जेबें गरम कर ली ना। बनने देने से मुराद यही है कि पैसे लिए होंगे ना। बिल्कुल। अब जब खप डालेंगे तो दोबारा जो नए आए हैं वो पैसे लेंगे। इस पर अकमल सुमरो साहब क्योंकि हमारे एजुकेशन रिपोर्टर हैं, वो जरा अगर मजीद रोशनी। जी सुमरो साहब कमेंट कीजिएगा। ये सिर्फ खबर की हद तक है, इसका कुछ नहीं होना। ये स्कूल अब नहीं बने, ये आपने सही कहा है, ये अब नहीं बने स्कूल। हाँ। ये स्कूल दहाइयों से है और हर 6 महीने बाद, साल बाद ऐसा बयान जारी किया जाता है, ऐसा कुछ सर्कुलर जारी किया जाता है और दिहाड़ी लगाई जिसमें वार्निंग दी जाती है, दिहाड़ी लगाई जाती है। वार्निंग क्या होगी? आप ये क्यों नहीं होता, मैं आपको उसकी बुनियादी वजह बताता हूँ। ये इसलिए नहीं होता कि वो स्कूल अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा जिसने बोर्ड के तहत अपने बच्चे इम्तिहान में भेजने हैं, यानी मैट्रिक में। उससे पहले जो इम्तिहान था मिडिल का और प्राइमरी का, जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ले रहा था, वो मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, वो सेटअप ही ख़त्म कर दिया। वो पीईसी अब एक मुर्दा हाथी बन गया, तो वो अब खड़ा है वहाँ पे, कभी भी उसको दफना देंगे। तो ये वो स्कूल हैं जो मिडिल क्लासेस तक तालीम देते हैं, यानी 8वीं जमात तक। और ये स्कूल अपनी रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराते कि वो समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी है। अब रजिस्ट्रेशन होती क्या है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन बुनियादी तौर पर उस स्कूल को कायम करने के जो बुनियादी ज़ाब्ते हैं उसकी इंस्पेक्शन होती है। प्रोटोकॉल जिनका ये जिक्र कर रहे थे कॉलेज वाली खबर में भी, यानी कि वही प्रोटोकॉल होंगे उसके, लाइब्रेरी होगी, ग्राउंड प्ले ग्राउंड होगी, इतना रकबा होगा, ये टीचर्स होंगे, टीचर्स की ये सैलरी होगी, उसकी इंस्पेक्शन। एक क्लास में इतने बच्चे होंगे। 5 मरले के 3 मरले के घर में स्कूल बना हुआ देखा है। तो ये इसलिए बने ना कि जो मौजूदा महकमा स्कूल्स है उसकी गिरफ्त नहीं है, और वो ये चाहता ही नहीं है कि हम जो है गिरफ्त है, पैसे लेने का उनको चक्कर है सारा। पैसे छोड़ दो अकमल सुमरो, आप बचाना चाहते हो बचा लो। मैं नहीं बचाना चाहता, आपने जाना है असल में बीट में, मैंने जाना नहीं है। पैसों का चक्कर है सारा। ये आपके डीपीआई कॉलेजेस और डीपीआई स्कूल्स जो हैं, ये लेते इनके पैसे बेशुमार। असल में आपको पता है हर स्कूल के अंदर पीटी मास्टर का होना जरूरी है, स्पोर्ट्स का शोभा होना जरूरी है, लाइब्रेरी, म्यूजिक है। और कहाँ है, मतलब वहाँ उनके पास बुनियादी क्लासरूम्स नहीं होते, पूरे टीचर नहीं है, टीचर्स मैट्रिक इंटर पास होते हैं और उनकी तनख्वाह 6,000 आगे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा है, बताएं अभी इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है, ये हमेशा ऐसी खबर है, खबर ही रहेगी। ये आज की खबर है इसलिए कह रहा है कि जो ऐसी खबर है नहीं, बाकी आमिर भाई नहीं, कुछ मामला बाकी है। अच्छा मेरी बात सुने, प्रोफेशनल जेलसी है, अपनी खबर को कह रहा है बहुत बड़ी खबर है, मुझे कायल कर रहा है, और ये इसकी खबर को कह रहा है ये तो खबर ही है, बस ऐसे ही दे दे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्कूल आपको नहीं जुनैद रियाज को बताऊंगा, ये अब थोड़ा बने स्कूल, ये पुराने कायम है। आप रिलैक्स हो जाइए, खबर चेंज कर देती हूं, मैं खबर जो लैंग्वेज बोलते हैं वो ये अभी सोच के हंस रहा है। चले जी, हम इस खबर को ही वाइंड अप कर देते हैं, सुमरो साहब के लिए आसानी कर देते हैं। बिजली के बढ़ते हुए बिलों के किसान सड़कों पर आ गए। लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा, धरना एक बड़ा मामला ये बनता जा रहा है, बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। हर रोज कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, कभी किसी मद में बिजली बम गिराया जा रहा है। ना सिर्फ किसान बल्कि सभी लोग इससे मुतासिर हैं। किसानों का क्या मौकिफ इस पे है, वो क्यों धरना दे रहे हैं? जी सुमरो साहब।
देखिए, किसान को बिजली किस लिए चाहिए होती है? घर के लिए नहीं चाहिए होती। उसने अपनी ज़मीन की जो काश्तकारी करनी है, उस ज़मीन की काश्तकारी के लिए उसको बुनियादी क्या चीज़ चाहिए? पानी। बिल्कुल। पानी के दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है कि आपको नहरी पानी मिलता है, नहरी पानी नहीं मिल रहा, वहां पर नहर का पानी पहुंचता ही नहीं। दूसरा सोर्स क्या? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आप लगाएंगे और उससे पानी आप अपनी ज़मीन को देके काश्तकारी करेंगे। अब ट्यूबवेल लगाने के लिए जो उसके रेट्स हैं, सही, या जो लोड शेडिंग है, उस पे किसानों को सीरियस किस्म के मसाइल का सामना है। और ये मसाइल जिस तरह से घरेलू सार्फिन को है ना, जैसे आजकल गैस का मसला है बहुत सीरियस नोयत का, कि घर में सारा दिन गैस नहीं आती। अब किसान को जब बिजली महंगी मिलेगी, किसान को जब बिजली नहीं मिलेगी, जब उसके नर्ख बढ़ाए जाएंगे, उस पर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे और मुस्तकिल तौर पर बढ़ाए जाते रहेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। सही। जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो वो फसल हासिल कर रहा है, वो फसल उस मार्केट में जब वो फरोख्त करता है तो उसका मुनाफा तो सारा मिडल मैन ले जाता है। ऐसे ही है। उसका मुनाफा तो आड़ती ले जाता है, उसका मुनाफा तो चीनी की फैक्ट्री ले जाती है, यानी कि उसका मुनाफा तो टेक्सटाइल मिल ले जाती है, वो तो उसको तो मिलता ही नहीं। वो सही एहतजाज कर रहे हैं। आमिर भाई, मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे उनसे लेस्को चीफ? फिर किसान भाई मुज़ाकरात किस बात पे करें? मुझे तो अभी मुस्तकबिल का सोच के आती है चीज़ें। ये किसान जो हैं, आपको शायद इस वक्त यकीन ना आए और आज से 8, 10, 12 साल के बाद आपको यकीन आएगा इस बात पे। ये बेचारे मुजाहरा कर रहे होंगे कि हमें गंदम दो, हमने उसको काश्त करना है, खाद इनको नहीं मिल रही, बिजली इनके पास नहीं है, बिजली है तो महंगी बहुत है, और अभी गवर्नमेंट ने सारी सब्सिडीज ख़त्म कर दी ना। मैंने इंडिया पंजाब में काफ़ी दफ़ा मरतबा गया मैचेस की कवरेज के लिए, और वहाँ से मेरी किसानों के साथ ट्यूबवेल की बिजली फ्री है वहाँ। अच्छा। खाद पे किसान ने सिर्फ 25% देना है, पंजाब के किसान ने। इतना बड़ा इंडिया, उसकी फूड बास्केट आपके पंजाब से छोटी है, वो पैदा करके दे रहा है। यहाँ पे तो आप अब किसान को वो बीज दिया जा रहा है जो आगे बीज देने के काबिल नहीं। ब्रायलर मुर्गी का बीज दिया जा रहा है इनको, जो आगे बीज नहीं देगा। तो मैंने आपसे कहा, किसान कहेंगे खुदारा हमें गंदम दे। ये कार्टल है, और ये इस सारे कार्टल के अंदर वो माफिया शामिल हैं। आप सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। जो चीनी माफिया है, जो पेट्रोल माफिया है, जिनके खिलाफ इस हुकूमत ने जहाद शुरू किया था, ये एक नया माफिया बनाने जा रही है जो कि पूरी आपकी फसल को और काश्त को, ज़मीनों को कंट्रोल करेगी। अच्छा। और किसान जो हैं बेचारे, जो कि किसान हैं, मैं उन वडेरों की बात नहीं करता जिनके साथ फैक्ट्रीज भी हैं, जिनकी हाउसिंग कॉलोनियाँ भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसान की प्योरली, जिसके पास 10 एकड़ है, 12 एकड़ है, 5 एकड़, छोटा किसान जो है, वो मारा जा रहा है। और वाकई एक मुल्क वाली बात ठीक है, उसको ट्यूबवेल चाहिए पानी के लिए, पानी वो निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं है, और बिजली जो है वो महंगी बहुत है। बात कोई उनकी सुन नहीं रहा, तो फिर किस तरह से ये मामला हल होगा? वो नहीं होगा। फिर आपने मिसाल दी इनको एक किसान बिजली कार्ड दिया जाएगा। दो किसान बिजली कार्ड। ये कार्ड आप जाके फसल को दिखाएं और ट्यूबवेल पे लगाएं, तो आपका पानी जो है वो कार्ड के जरिए निकल जाएगा। इस बिजली से भी ज्यादा जो संगीन नौयत की चीज की तरफ इशारा किया है ना, वो बीज है, जिसको आप हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड कहते हैं। पाकिस्तान में फैसलाबाद के अंदर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था, इसीलिए कि आप हमारी मकामी ज़मीन की जो ज़रूरियात हैं उसको पेश नज़र, उसकी साख्त, उसकी मट्टी की साख्त को पेश नज़र रखते हुए बीज तैयार करेंगे। ठीक है, आप, ताकि ज़मीन को नुकसान भी ना हो और फसल की पैदावार भी ज़्यादा हो। अब क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, क्या हो रहा है? पंजाब हुकूमत जो है वो चाइनीज़ कंपनियों के साथ मुआहदात कर चुकी है, और उन मुआहदात के तहत यहाँ पे जो सीड की जो प्रोडक्शन है और सीड की मार्केट में अवेलेबिलिटी है, उसको इंश्योर कराया जा रहा है कि वो हाइब्रिड हो। आपकी ना वो सिर्फ जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि प्रोडक्शन पे भी नुकसान पहुंचा रहा है, आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचा रहा है, और आपकी जमीन मुस्तकबिल करीब में बंजर हो जाएगी। और इसका एहसास इन हुक्मरानों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जेब में पैसा जाता है। इनकी जेब में पैसे और इनके घर वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं। इनको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनको इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, ये सब चीजें आ ही जाती हैं इनके घर। ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि शहर में 800 से जायद गैर कानूनी स्लाटर हाउस मौजूद हैं। बीमार जानवरों का पानी लगा गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड स्कूल, गैर रजिस्टर्ड स्लाटर हाउस। आमिर भाई, क्या हो रहा है ये? नहीं, ये तो मेरा ख्याल कम तादाद किसी ने वैसे ही कोई रिपोर्ट बनाई होगी,
बाकायदा स्लॉटर हाउस तो शायद इतने ही होंगे, सही, लेकिन जो बाकायदा नहीं है, यानी मेरे मोहल्ले में जितने कसाब हैं, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वो सारे के सारे खुद स्लॉटरिंग करते हैं, सही, सरेआम करते हैं। और इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म भी है? नहीं, कोई मैकेनिज्म पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ तो ये है कि 2 दिन पहले वो जानवर ला के बांध देते हैं, बकरा भी और बड़ा जानवर भी। ठीक है। फिर आप जाएं और बाकायदा बुकिंग कराएं कि इसके जिस्म का ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए, जिंदा जानवर। आप बुकिंग कराते हैं, वो लिख लेते हैं। अच्छा। सारे कसाब यही करते हैं। अच्छा। और यार उनको कौन कंट्रोल करता है हमें नहीं पता। आप सुबह को जब बच्चे को स्कूल छोड़ने, सॉरी अकमल सुमरो साहब, क्योंकि आपके प्रोफेशन की बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, वो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वो सरेआम उसकी खाल उतर रही होती है, खून बिखरा पड़ा होता है और तमाशा लगा होता है। और हमारे मोहल्ले में कुछ 8 के 10 कसाब ऐसे हैं, जहाँ जिस इलाके जिस एरिया में मैं रहता हूँ, 8 से 10 कसाब आते हैं जो हफ्ते में 1 दिन ऊँट भी करते हैं। अच्छा। वो भी सरेआम स्लॉटरिंग होती है उसको भी इसी तरह बांधा जाता है 2 दिन के लिए। उसके भी हिस्से बकरे जो हैं उसको आप लिखे जाते हैं, किताब, एक फाइल, एक रजिस्टर बनाया हुआ है, उस हिसाब से बकरे भी ज़िबा हो रहे हैं सब। कभी किसी ज़माने में ये कंट्रोल था। अच्छा। नहीं ज़िबा करने देते थे। ये कौन से ज़माने की बात? वो पुराने पाकिस्तान की बातें। वो उसमें उस वक्त नया पाकिस्तान बना ही नहीं था। ओके, ठीक है। तसव्वुर में भी नहीं था किसी। सही। अब जब से नया पाकिस्तान बना है, तमाम कसाब वहाँ से स्लॉटर हाउस से जाके जानवर नहीं लेके आते। जो बेचारे चंद रह गए लेके आने वाले, वो महंगा बेचते हैं, उनके पास ग्राहक नहीं आता। अच्छा। लिहाजा सस्ता काम यही है कि आप मरियल, बीमार, जैसे भी जानवर हैं उनको लाएं, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, 2-3 दिन उनकी सेवा करें और उसके बाद उनको जल्दी जल्दी ज़िबा करें, लोगों में तकसीम करें, यानी बेच दें और आप अल्लाह खैर सलो। अच्छा, देखें इसके 2 चीज़ें। पहली स्टेज ये है कि मंगल बुध को गोश्त नहीं मिलता। मंगल बुध को गोश्त इसलिए नहीं मिलता कि शहरों के बाहर या शहरों के अंदर, पूरे पंजाब की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर आपकी मंडियाँ लगती हैं जानवरों की, और उन मंडियों की परमिशन आपका जो पंजाब हुकूमत का मुतलका महकमा है वो देता है। उन मंडियों से ये कसाब जाके जानवर ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद पूरा हफ्ता उसको फ़रोख्त करते हैं उस गोश्त को। अब जिस तरफ आमिर भाई बात कर रहे हैं कि आप के शहर में ऐसे कसाब भी हैं कि जिनके पास आपको पहले बुकिंग कराना पड़ती है, वो कसाब हैं जिनकी मार्केट के अंदर या उस प्रेमिसेस के अंदर या उस लोकेशन के अंदर एक वर्थ है, क्रेडिबिलिटी है। वो उस क्रेडिबिलिटी के तहत उनका जानवर भी सेहतमंद होता है, वो जानवर भी ठीक होता है, दरमियाने, अगर वो बड़ा गोश्त है तो वो दरमियाने उम्र का जो है वो जानवर लेंगे, अगर आपका बकरा है तो सेहतमंद बकरा लेंगे, बकरी का गोश्त करके बकरा करके नहीं बेच देंगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जो इल्लीगल स्लॉटर हाउस हैं वो एक अलग स्टोरी है। अच्छा। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जानवर लाए जाते हैं और वहाँ पे जानवर ला के उनको ज़िबा किया जाता है और उनके गोश्त बना के आगे कसाबों में तकसीम कर दिया जाता है। अच्छा। कि वो कसाब आके वहाँ से ले जाएं। वो पूरा जानवर खरीदने की कैपेसिटी नहीं होती ना उनकी, वो कहते हैं हमें आधा दे दें या जो भी उनका सिस्टम होता है। अब उसमें क्या 2 नंबरी हो रही है, उसमें ये होता है कि जो जानवर वहाँ लाया जाता है वो लागर जानवर होता है, वो सेहत के एतबार से कमज़ोर होता है, वो बीमार ज़दा जानवर होता है। जब उस बीमार जानवर का गोश्त हम खाते हैं, शहरी जब उसका गोश्त खाते हैं, चाहे वो शादियों में खाएं या चाहे घरों में खाएं, क्योंकि इतना एक्सपर्ट तो शायद ही बहुत कम लोग हैं कि जो गोश्त को देख के पहचान जाते हैं गोश्त सेहतमंद जानवर का है या इसको। मैंने कहा था ना अकमल साहब हैं तो आप उससे बच जाते हैं। तो इल्लीगल स्लॉटर हाउस को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2, इसका आगाज होता है उस कैटल मंडी से। को उनकी जिम्मेदारियां बता रहे हैं। चलो अब हमारा काम बताना है, आगे उनकी मर्जी करें ना करें। मंगल बुध वाली भी जो आपने अकमल सुमरो बताई ना, ये तो आपको पता है कब से है? ये अकबर के दौर से है, जिसने हिंदू पंडितों के कहने पे मंगल और बुध को ज़िबा को हराम करार दे दिया था। अच्छा। अब आईने अकबरी के अंदर पढ़ें, किताब पढ़ें, पता लगेगा आपको कि क्यों हुआ। और हिंदू मिथोलॉजी में मंगल और बुधवार, हिंदू में मंगल और जैन मत में बुधवार, इसमें जानवर को ज़िबा करना जो है वो आफात का बायस बनता है। तो अकबर को ये बात समझा दी गई, लिहाजा उन्होंने इसको फिर अंग्रेज़ ने भी कंटिन्यू किया। और उसके बाद हम जो अंग्रेज़ के असल पैरोकार हैं, इन रियल सेंस जानशीन पैरोकार हैं, जानशीन पैरोकार, जानशीन जो होता है वो अगला बादशाह होता है बेटा। और हमने अभी 200 साल 500 साल जानशीन नहीं बनना, हमने ये पैरोकार और गुलाम रहना है।
उसको बात को छोड़ दें आप। बहरहाल जी, अब बात यह है कि जो ये गोश्त का मामला है ये बड़ा सीरियस नोयत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, ये सरकारी मुसबा खाने फॉल नहीं हुए, किसकी जिम्मेदारी है ये? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। नहीं फॉल है, आपसे किसने बनाया ना? नो न्यूज़ में गए सरकारी जो मुसबा खाने हैं वो फॉल। एक सरकारी मुसबा खाना इतना बड़ा स्लैटर हाउस बंद तो गया, ये शाहपुर कांजरा वाला है, वहाँ तो चल रहा है वो। मुझे तो ईद के दिनों में पता चलता है वहाँ पर आप अपनी उसका नहीं बच्चे, वो मंडी अलग है, स्लैटर हाउस अलग है वहाँ पे। नहीं वहाँ पर कहते हैं जी आप अपना जानवर लेके जाकर ज़िबा करा सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप शाहपुर कांजरा से कसाब के पास क्या इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक अंदरून शहर से निकले या वो आपका जो है वो पैरागॉन की साइड से निकले और शाहपुर कांजरा से गोश्त उठा के लाए, वो भी सुबह 6 बजे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो कहाँ से लाएगा? तो स्लैटर हाउस, चले आपकी बात मान लेते हैं क्योंकि मैं अंदर गया नहीं, स्लैटर हाउस की सिचुएशन मुझे आइडिया नहीं। तो आप शहर के अंदर नए सरकारी स्लैटर हाउस को साहबा दी बड़ी मेहनत की थी, कहंदा जी वो बहुत सेहतमंद जानवर होता होना था, वो गोश्त बड़ा अच्छा होता है। चलिए जी, ये वाली डिस्कशन हम ब्रेक में करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबर है जी महकमा एक्साइज से, जहां पर अब खबर आज की ये है कि बायोमेट्रिक सिस्टम मसाइल का शिकार है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा सिस्टम लेके क्यों आया जाता है जिसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। कोई भी सिस्टम लेके आने से पहले उसको क्यों तजर्बाती बुनियादों पर पहले नहीं देखा जाता, जांच पड़ताल की जाती, फिर उसको लेके आया जाता। जी सुमरू साहब, ये कैसे मसाइल हैं? आप इनसे एक मिनट जी आमिर भाई बताइएगा। महकमा एक्साइज का ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसमें कोई खराबी नहीं है। आपने कहा ऐसा सिस्टम लाया क्यों जाता है, असल में उनको चलाने वाले लोग जो हैं वो नहीं चला पाते, और वो नहीं चलाना चाहते हैं। वो नहीं चलाना चाहते इसलिए नहीं है कि वो रजिस्टर पर हाजिरी लगाने से ज्यादा खुश है क्योंकि उसमें प्रॉक्सी लग जाती है। आमिर भाई मुझे ये बताइए, जितने महकमा एक्साइज सिस्टम लेके आता है सारे मसाइल के शिकार क्यों होते हैं? आप स्मार्ट बुक की तरफ आए, आप स्मार्ट कार्ड की तरफ आए। एक चीज है कि आपने अपना HR जो है उसको अप टू डेट करना है, उनके कोर्सेज कराने हैं। मुझे बताएं महकमा एक्साइज में कब से सुना आपने को कोर्सेज हुए हैं? कभी भी नहीं। कंप्यूटर के हवाले से हुए हो, किसी और चीज चक्कर में हुए हो। यहाँ तो ये हाल है, कभी अमले की ट्रेनिंग के बारे में किसी की ट्रेनिंग ही नहीं है। सरकारी भर्तियां हैं, सिफारिश से हो जाएं, रिश्वत से हो जाएं, कैसे भी ऐसे तैसे करके लग गए, उसके बाद उनकी मौजें हैं और वो कोई सिस्टम चलने नहीं देते। सिस्टम ठीक होता है, सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता है, और बायोमेट्रिक में भी यही हुआ। अभी तो ये परेशानी है, फिर लोग ये कहेंगे पूरे को पूरा डाटा उड़ गया जी। दसो उनकी करिए। ऐसे ही है हमारे यहाँ तो बायोमेट्रिक का सिस्टम हो या डेटे को स्टोर करने का सिस्टम हो, तो हमारे यहाँ जो डेटा सर्वर हैं वो तो मकामी तौर पर हैं ही। आपने या तो डेटा सर्वर अगर बनाने की कोशिश की है तो उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी की बुनियादी चीज़ें शामिल नहीं है कि जिससे आपका डेटा प्रोटेक्टेड हो। लेकिन मुझे एक और भी इनके सिस्टम के ठप होने की चीजें समझ लगती है आमिर भाई। पैसा बनाना जो है ना, शायद सुमरू साहब वही वजह। देखिए मैंने बहुत अर्सा पहले मॉर्निंग शो में ही कहा था कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसके अंदर सरमायादार दाखिल हो गया। ऐसे ही सरमायादार इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे। मुझे अब ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि मुआशरती बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आ रही है, मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। नौजवान नस्ल जो है मनशियात की इस लानत से बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और तबाही की तरफ जा रही है। और हम देखते हैं कि जी इसका फिलहाल कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे सवालात इस पर किए गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए गए, लेकिन क्यों ये मामला ऐसा है कि इस पर कोई भी हम ठोस इक़दामात नहीं देख रहे हो रहे हैं। खैर कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं और उसी कोशिश की एक कड़ी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोशिश ये की गई है कि स्कूलों में मनशियात की रोकथाम के लिए एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की जा रही है। वो क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या फ़ायदा इससे होगा, इसको फॉलोअप कैसे इसका लिया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी जी, मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, DG सोशल वेलफेयर हैं, और उनके साथ सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, सबसे पहले इस स्पेशल मुहिम का तो हम जिक्र करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके लिए क्या एफर्ट कर रहा है, हम DG साहब से सबसे पहले जानेंगे। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब बताइएगा, बहुत बड़ा मसला शहर का ये बनता चला जा रहा है। स्कूल्स में तो हम आएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये चैलेंज मेरे ख्याल से बन गया है।
देखें, अभी जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा इसको डील करता है ड्रग्स एंड क्राइम का, उसके फिगर के मुताबिक तकरीबन 70 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान में, एंड विच इज़ अ कंजर्वेटिव फिगर, आई थिंक ज़्यादा होंगे इससे, मंशियात में मुब्तला हैं। और इसमें से 40 लाख लोग जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो एडिक्ट्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिगर है किसी भी मुल्क की। बिल्कुल। सो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली इसके ऊपर तवज्जो देने की इंतहाई ज़रूरत है, ना सिर्फ गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, NGOs को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, सबको। और जो ये ऑब्वियसली तमाम जगहों पर ये मौजूद है, लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो नई रिसर्च है वो ये अमेरिकन रिसर्च, जिसके ऊपर अमेरिकन ने भी अपना पूरा प्रोग्राम बनाया इसी तर्ज के ऊपर, वो रिसर्च ये बताती है कि अगर 21 साल तक कोई भी बच्चा या शख्स अपने आप को बचा लेता है इस ड्रग से, तो 21 साल के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरफ मुब्तला होने के। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है 21 साल तक का, और ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का टाइम है। तो इसलिए हमारी जो कैंपेन है ये बेसिकली हमने जो डिज़ाइन की है, क्योंकि हमने ये सोचा कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। ये अब ऐसे हाथ पे हाथ रख कर आप अगर बैठे रहेंगे तो उससे डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। सो हमने इसमें एंगेज किया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। जुल्फ़कार शाह साहब हमारे साथ इसमें डायरेक्टली काम कर रहे हैं। सो हमारा मकसद ये है कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर वो बच्चे स्पेशली जो अभी एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, जो कि इस की तरफ जा सकते हैं, उनको ना जाने दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जो जस्ट अभी एंटर हुए हैं इसके अंदर, उनको पुल किया जाए वापस। सो ऑब्वियसली जो बहुत वेल एंट्रेंच्ड हैं, जो अभी बहुत डीप जा चुके हैं इसके अंदर, उसके लिए इशू, उसको हल करने का एक जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट होगा। तो अभी हम उनको पुल करना चाह रहे हैं, लोगों को डिमांड रिडक्शन की बात कर रहे हैं, उसको रिड्यूस किया जाए। तो ये पूरी कैंपेन हमने डिज़ाइन की है इसके ऊपर एक विसल ब्लोअर के नाम से, जो कि हम इट्स बेसिकली अ काउंसलिंग कैंपेन, इट्स अ प्री एम्प्टिव कैंपेन। ये कैंपेन का मकसद ये है कि लोगों को ये बात बावर कराई जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है, और इसको बच्चों को स्पेशली वहाँ से रोकना है हमने। और हम स्कूल्स को और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। हम वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं अपने इंस्टीट्यूट्स, वो खुद अपने सेफ्टी ऑफिसर्स बनाएंगे। सो हम रिक्वेस्ट पूरी सोसाइटी से ये कर रहे हैं कि हमें इस पर ताउन करें, कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है हमसे शेयर करें। हम एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल एक मैकेनिज्म उसका डेवलप कर रहे हैं। आप शहरियों से ये कह रहे हैं कि अगर किसी स्कूल, कॉलेजेस में आपको खबर है कि वहां पर नशियात का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपसे शेयर। तो हम उस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए वो हम उस इंस्टीट्यूट को पास करेंगे, और बाकी इंस्टीट्यूट को हम बताएंगे कि ये आपके इंस्टीट्यूट में ये मामला चेक करें हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको वेरीफाई करे। अगर वो वेरीफाइड हो जाती है तो फिर उस पर एक्शन करे। एक्शन का मतलब ये है कि उसकी काउंसलिंग करना, पेरेंटल काउंसलिंग करना, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, बच्चों को इन्वॉल्व करना, क्लास टीचर को इन्वॉल्व करना, और वो जो मैंने आप बता रहा हूँ, कुछ लोग जो जाना चाह रहे हैं या कुछ लोग अभी गए, उनको वापस पुल करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वापस मेन सेगमेंट स्ट्रीम में लाने के लिए। आपको एक जरूर ऐड करना चाहिए साइकेट्रिस्ट, क्योंकि ये मेरे ख्याल से नफ्सियाती। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा जो सारी कैंपेन का जो फोकल पॉइंट है वो साइकोलॉजिस्ट ही है। ठीक है। इसके बैक पे इसको जो रन कर रहे होंगे वो हमारी खवातीन साइकोलॉजिस्ट हैं सारी, इसमें कोई मेल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। हमारी जो ड्रग से मुतालिक हैं साइकोलॉजिस्ट, वो इसको हमारे सोशल वेलफेयर के पास मौजूद हैं। वही हेल्पलाइन को भी चलाएंगी, वही वेब पोर्टल को भी चलाएंगी, और विद एक्टिव सपोर्ट शाह साहब की जिस तरह इदारा है, ये हमारे साथ बिल्कुल हैंड ग्लव काम करेगा, क्योंकि इनका रोल ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनकी विजिबिलिटी ज्यादा है। हर दौर में बड़ा एक्टिव देखा है। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, आप हमेशा से इसके लिए कोशिशें करते नजर आते हैं, कुछ आपको जो रीजंस बड़ी इफेक्टिव नजर आती हैं कि इनको खत्म करना है, क्या समझाना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका और मुदस्सर साहब का भी कि इन्होंने जो विसल ब्लोअर की कैंपेन शुरू की है और हमें एज ए अपना पार्टनर बनाया है। मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है। मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ऑनरशिप की बात जो मैं अक्सर करता हूँ, और ऑनरशिप में मुदस्सर साहब ने वो लीड ली है, लेकिन इस फील्ड में ना बहुत सा काम होना बाकी, बिल्कुल बहुत सा 99% काम होना बाकी। अगर हम अपने तालीमी इदारों को सेव कर लेना इस चीज़ों से, बिल्कुल आपने, और क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बात की है ना माजी में, हमने उन लोगों की है जो मिडिल एंड पुअर क्लास के लोग हैं, जो सड़कों बागों पार्कों में बैठे जो हमें नज़र आ रहे हैं,
लेकिन हमने उन लोगों की बात नहीं अभी तक की जो घरों के अंदर है, पोश एरियाज में रहते हैं, अपर क्लास के एरिया में, उनके बच्चे जो हैं वो इन बच्चों से ज्यादा अफेक्टेड है। और वहाँ ये से लोग इम्प्रेस होते हैं देख के अपने क्लास फेलोज को, अपने इर्द गिर्द लोगों को, और इस तरफ जाते हैं। जी। और ये जो कैंपेन मुदस्सिर साहब ने जिसको डिज़ाइन किया, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इसलिए कि जो बंदा इनिशिएटिव ले उसी को आगे लीड भी करना चाहिए, और हमारी टेक्निकल सपोर्ट इनके साथ भरपूर है। अभी हम इनके स्टाफ को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं काउंसलिंग के, उनकी पहले मरहले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो अभी आपने साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट की बात की थी, वो पहले मरहले में इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं वो उनको तैयार करेंगे ताकि ये खुद उन चीज़ों को बाद में इन्होंने हैंडल करना है। और वो ट्रेनिंग के बाद इनके जो स्टाफ है वो एक तरबियत याफ्ता स्टाफ होगा, उनको हर तरीके से नौ होगी किस तरह हमने कॉल आती है उसको रिसीव करना है, उसको हैंडल करना है, उसको आगे रेफ़र करना है। अगर कुछ पेरेंट्स हैं, बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जो टेलीफोन के ज़रिए आपकी गुफ्तगू के ज़रिए डाउन हो जाते हैं, तो वो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर कह सकूं तो वो काम हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें विल की ज़रूरत है। चले स्टार्ट तो किया गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुदस्सिर रियाज साहब, स्कूल इंतजामिया आप लोगों के साथ ताउन कर रही है इस मामले पर? देखें, ये उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। देखें, ये कुछ फोर्स्ड कैंपेन नहीं है, सही, इट्स इंक्लूसिव कैंपेन। इंतजामिया को थोड़ी रिलक्टेंट होती है ना कि हमारे स्कूल का नाम ना खराब हो जाए। यही मेन प्रॉब्लम है, हाँ। जिसकी वजह से स्कूलों में ये जो ड्रग का प्रॉब्लम ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कबूतर की तरह आंख बंद करने से मसला हल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे आपको इसको टेक ऑन करना पड़ेगा। सो अगर इंतजामिया हमें नहीं बताएगी तो हम इंतजामिया को बताएंगे कि ये वहां पर मौजूद है, तो अब मसले को हल करें। तो अगर ये अब इंतजामिया को हम ये प्रेशराइज करेंगे इसके ऊपर कि दिस इज योर प्रॉब्लम, आपके स्कूल हमारी फ्यूचर जनरेशन का इशू है, मेरे बच्चों का इशू है, आपके फ्यूचर बच्चों का इशू है, सारे हमारे जो कौम है उनका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है इसके ऊपर। तो हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। सो इसलिए इंतजामिया को हमें ऑन बोर्ड हम कर रहे हैं। हमने बाकायदा तौर पे लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सीयू एजुकेशन, उनको ऑन बोर्ड किया है। सीयू एजुकेशन को हमने लेटर लिखा है, सीयू एजुकेशन तमाम स्कूल्स को लेटर जारी कर रहे हैं ये, एंड इसको हम इंश्योर करने जा रहे हैं कि आइंदा के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन किसी भी स्कूल की रिन्यू होगी तो वो ड्रग फ्री कैंपस का सर्टिफिकेट देंगे। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और साथ साथ अब हर इंस्टीट्यूट ने अपना एक सीसर डेजिग्नेट करना है, उसी सेफ्टी ऑफिसर की ही जिम्मेदारी होगी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे। और जब तक ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट हमारे साथ काम नहीं करेंगे ये बहुत डिफिकल्ट है। हमने उनको बहुत से इंस्टीट्यूट हमारे साथ ऑन बोर्ड आ चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें सबको इंतजामिया को भी आगे बढ़ना है, स्कूल इंतजामिया को, जिले इंतजामिया को, सबको मिलजुल कर अपना रोल अदा करना है ताकि इसको मुहिम को बेहतर तरीके से आगे लेके चला जा सके। लेकिन सवाल एक ये है कि हमें ये भी हमारे रिपोर्टर्स खबरें रिपोर्ट करते हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटीज के बाहर वो लोग मौजूद होते हैं जो कि मनशियात स्कूल के अंदर तक पहुंचाते हैं। इस पर हम बात करते हैं, फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब से मैं सवाल ये करना चाहूँगी, सर आपने कहा स्कूलों में मुहिम शुरू करें, स्कूलों के बाहर जो लोग नशियात अंदर सप्लाई कर रहे हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। ऑब्वियसली ये बहुत ही अहम प्रॉब्लम है। जो सप्लाई, इसके दो हिस्से हैं, एक सप्लाई साइड है, एक डिमांड साइड है। तो ये सप्लाई साइड वाला इशू है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल है, जिसमें वो ऑब्वियसली जब तक सप्लाई उसकी रुकेगी नहीं तो डिमांड साइड पे काम करना बहुत मुश्किल है। नहीं कहना, सबको मिलकर काम करना होगा। अगर आप सिर्फ मुहिम चलाते रहेंगे स्कूल की सतह तक, बाहर सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, कैसे कंट्रोल हो पाएगा? हम कम से कम अपना जो रोल है वो अपना अदा करेंगे। जो डिमांड साइड की वजह से मैंने बताया, हम अवेयरनेस, काउंसलिंग, उनको वापस पुल करना, इस पे बाकी पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑब्वियसली बहुत सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रही हैं। तकरीबन 40 टन के करीब, आई थिंक 40 मन के करीब हेरोइन जो है वो हर साल इस्तेमाल हो जाती है पाकिस्तान की। तो हेरोइन कहाँ से आती है? अगर आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द होल सिस्टम, सप्लाई चेंज जो है। लेकिन मैं जिससे पहले बताया था कि जो मेरा अपना फ़र्ज़ है मैं वो अदा ज़रूर करना चाहता हूँ। ये हमें कहा नहीं गया, डेफिनेटली हमने खुद एक ये डिज़ाइन की कैंपेन, इनिशिएटिव हमने लिया इस चीज़ का, इस बात का इदराक करते हुए कि ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और हमें मिल के सोसाइटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, मीडिया का बड़ा अहम रोल है। जिस तरह आप ये आज आपका एक सेशन हो रहा है, इसमें
स्कूल एजुकेशन को पता चल रहा होगा, डिपार्टमेंट्स को चल रहा होगा, इंस्टीट्यूट्स को चल रहा होगा पता, साथ साथ पेरेंट्स को बड़ा अहम रोल है, पेरेंट्स को पता चल रहा होगा ये प्रॉब्लम है और उनका रोल क्या है। सो ये मिल के हमें प्रॉब्लम हल करना पड़ेगा। जुल्फिकार साहब, आप कहिएगा, कुछ आप तजावीज़ देना चाहें कि इस मामले को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, रोका कम अज़ कम कैसे जा सकता है, क्योंकि आप तो काफ़ी देर से इस मुहिम का हिस्सा हैं। पहली बात तो ये है कि मुदस्सिर साहब वाली बात और आपने जो की है कि जो अदारे का हेड है ना इंस्टीट्यूशन का, उसको इंस्टीट्यूशन के गेट से लेके क्लासरूम तक और क्लासरूम से लेके हॉस्टल तक हर चीज़ का पता होता है। Exactly. और मैं ऑनेस्टली बताऊँ अपने तजर्बे के रोशनी से कि हर अदारे का सरबरा पर्दा डालने की कोशिश करता है, चीज़ों को अंडर कारपेट रखता है। अभी भी जो कंपेन डिज़ाइन की गई है और इससे पहले भी जो भी काम हुआ, आप बिलीव करें हर चीज़ का इल्म होता है कि हॉस्टल में क्या हो रहा है, बच्चे किस तरह ड्रग इस्तेमाल करते हैं, शीशा इस्तेमाल करते हैं, चर्स इस्तेमाल करते हैं और किस तरह शराब जाती है हॉस्टल के अंदर, हर चीज़ का पता है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि ऑनरशिप, जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर मैं समझता हूँ कि अगर अदारे का सरबरा ये जिम्मेदारी ले ले कि जी मैंने चीज़ों को रोकना है, तो यकीनन जब आपकी देखें डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। एजुकेशन का बुनियादी प्रिवेंशन का मकसद ही यही है कि डिले आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, अगर एक ग्रुप है, 5 दोस्त हैं, 2 नशा कर रहे हैं, 3 उनके साथ हैं, वो उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोका जाए। बिल्कुल। और मुदस्सिर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कैंपेन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं? देखिए, कैंपेन के अंदर हम वेब पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर कोई भी शख्स हमें एक एनोनिमिटी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हमसे कर सकता है, उसका नाम सीधा में रखा जाएगा। ऑब्वियसली हमें जरूरत भी नहीं है वो बताया हमें नाम अपना। एक हेल्पलाइन डेवलप कर रहे हैं, इन सब को हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट होंगी, जो ड्रग इनकी ट्रेनिंग हुई होगी रिहेबिलिटेशन की, वो इसको चलाएंगी और इन्फॉर्मेशन को इंतहाई कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम करेक्ट करेंगे इसको सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ। आपके लिए स्कूल के अंदर एंटर होना एक चैलेंज बन जाएगा, जिस स्कूल के बारे में आपको बताया जाएगा। डेफिनेटली वो हमारे लिए चैलेंज होगा। उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेज में जाकर सेमिनार्स कर रहे हैं मिलके आज भी एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बाद एक प्राइवेट चेन है, वहाँ स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस भी डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर ये विसल ब्लोअर के बारे में भी कैंपेन को हाईलाइट कर, इसी तरह फिर आगे जो फ्यूचर प्लान है यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्कूल में आई एम वेरी हैप्पी कि ये बहुत से इदारे जो एजुकेशन के हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो गए हैं इसके ऊपर, और बड़े बड़े इदारे ऑन बोर्ड हो गए, यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड हो गई है। और मैं उन सब के इदारों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इन्होंने इस चीज़ को समझा है, इस प्रॉब्लम को समझा है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और हमें इसमें हिस्सा बनना पड़ेगा। बेसिकली आप जितनी आगाही देंगे इसको रोक सकेंगे। विसल ब्लोअर का आइडिया क्या है, इसका ये इंतखाब नाम? विसल ब्लोअर इज अ कॉन्सेप्ट जिसके तहत कोई भी शख्स एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उसको इल्म में ये चीज़ आई है, वो इस चीज़ की विसल ब्लो कर सकता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज एन इशू, ओके। एंड जब वो विसल ब्लो करेगा तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा है, वो एक साइन है, तो उसको हम उठाने का, उसका नाम हम डिस्क्लोज ऑब्वियसली नहीं करेंगे, लेकिन हम उसकी वेरिफिकेशन जरूर करवाएंगे थ्रू द सेम इदारा कि आप वेरीफाई करें कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक हुई तो वो इंस्टीट्यूट खुद ब खुद एक्ट करेगा। हमने इंस्टीट्यूट से वो काम करवाना है। अगर इंस्टीट्यूट खुद एक्ट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर ये हम इन्फॉर्मेशन तो शेयर करते रहेंगे उनके साथ, और वो ऑब्वियसली वो इंस्टीट्यूट जो है वो फिर सरफेस पे आ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट में ज़्यादा है। और पेरेंट्स को हम ये बार बार मैं पेरेंट्स के लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के बिहेवियर पे ज़रूर नज़र रखें। अगर उनमें कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रही हैं, 10 साल से लेके 15 साल के बच्चे स्पेशली, ये बहुत ज्यादा टारगेट है आजकल। I don't think so कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो या बच्चे की कुछ आपको हरकत सकनात अजीब सी लगे, सबसे पहले पेरेंट्स को पता चलता है। सबसे पहले पेरेंट्स को पता चलता है। सबसे पहले पेरेंट्स को तो पता चलता है। आप घर में कोई ऐसी चीज चेंज हुई है तो जरूर उसे पूछें, सवाल करें, काउंसल करें, टीचर से डिस्कस करें। हम आजकल हमारे जो वालिदैन हैं उनका बच्चों से फासला बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही। हम मोबाइल के जरिए कनेक्ट करना आसान है, बैठ के बात करना मुश्किल है। आजकल तो सर बच्चों को अगर बाहर कमरे से बुलाना होता है, टेलीफोन कॉल करके कहा जाता है कि बाहर आ जाएं, तो ये जब रहेंगी। उसमें मैं ऐड कर दूं कि जो खासकर पेरेंट्स का रोल है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग स्किल, यानी पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए आज मेरा बच्चा आइसोलेशन में क्यों जा रहा है। बच्चा, मैं अक्सर वालिदैन को बार बार कहता हूँ कि आप ये
चेक करें कि आपका बच्चा 3 दिन से सोया क्यों नहीं है, क्या वो कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा जागने के लिए, बच्चे के दोस्त कौन से हैं, बच्चा टेलीफोन पे लगा रहता है, बच्चा सुबह सोता है, पहले कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, यूनिवर्सिटी जाता था, अब उसके अंदर सडन तब्दीलियाँ, उसका लिबास देखे, उसकी हरकत सकनात, उसकी गुफ्तगू देखे, घर से देखे कुछ चीज़ें तो नहीं चोरी हो रही, आपस में वो घर में लड़ तो नहीं रहा। ये वो सारी चीज़ें जो पेरेंट को पेरेंटिंग स्किल के लिए अलर्ट रहना चाहिए, ये भी इस कैंपेन का हिस्सा है जो हम बार बार उनको बताएंगे। सही, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस मुहिम को तो लेकर चल रहे। सर एक और चीज़, ये शीशा कैफेज जो बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब आप मॉडर्न होने के चक्कर में हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। स्कूल कॉलेजेस से हम रोक लेंगे, अच्छी चीज़ है कि आप ये मुहिम चला रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में किस तरह ये सब कंट्रोल होगा? देखिए, ये शीशा कैफेज को ऑब्वियसली ये तो बंद होने का, जब मैं एज ए डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी, हमने इस पर बड़ा काम किया और हमने कैफेज को बंद किया। इस पर बड़ी आइडेंटिफिकेशन जुल्फ़िकार शाह साहब ने की और उस पर काम हो रहा है, लेकिन इस मज़ीद काम होने की ऑब्वियसली गुंजाइश मौजूद है। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ड्रग ऑफ फर्स्ट यूज़ होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्रग ऑफ फर्स्ट यूज़ में पाकिस्तान के अंदर सिगरेट इज़ वन ऑफ द important drug use. कल हमने स्पेशल शो इसी पे किया था। Towards entering into the drug domain, तो जो ड्रग ऑफ फर्स्ट यूज है उसको रोकना बड़ा जरूरी है, उसके बारे में आगाही देना बड़ा जरूरी है। सिगरेट से स्टार्ट होना, प्लेयर से स्टार्ट होना, कंपनी से स्टार्ट होना और फिर आहिस्ता आहिस्ता और ड्रग्स की तरफ माइल होना, या आपकी जो पिल्स हैं उस तरफ माइल होना, आइस की तरफ माइल होना, हीरोइन की तरफ माइल होना, ये वो सो हमें जैसी सिगरेट की तरफ बच्चा जाए इस एज 21 ईयर्स से पहले की एज में, तो ज़रूर पेरेंट्स को अलार्म बजना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये पता चल जाता है, ये पॉसिबल नहीं है अगर पेरेंट्स चाहें उनको पता ना चले कि उसका बच्चा ड्रग ऑफ फर्स्ट यूज तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो ये जिस तरह शाह साहब ने कहा कि वो पेरेंटिंग स्किल बड़ी ज़रूरी है, कनेक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है अपने पेरेंट्स की बच्चों के साथ। तो मेरी आज दरख्वास्त है आपके तवज्जुह से, तमाम वालिदैन से, प्लीज़ अब डेली बच्चों के साथ बैठें, उनकी काउंसलिंग करें, टाइम दें उनके साथ, सिर्फ मोबाइल्स के ज़रिए नहीं, उनके साथ बैठ के बात करें। बात करने से बहुत से मसाइल हल होते हैं और अपनी जनरेशन्स को बचाएं। खुदा न खास्ता जब ये बच्चे इसमें एंटर हो जाएं, फिर वापस लाना उनको इंतहाई डिफिकल्ट है। इसका जो रील लैप्स होता है, ये बार बार ये आता है, बार बार आता है। अगर आप एक दफ़ा छूट भी जाए ड्रग से, दोबारा उस तरफ आ जाती हैं, तो इसकी जो रेट ऑफ जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, रिलैप्सिंग का। तो एक दफ़ा एंटर हो गया तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। सही। इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर पे स्कूल इंतजामिया को, वो आपके साथ किस तरह कोऑपरेट करें? मुझे फिर वाइंड अप मेरी गुजारिश है तमाम स्कूलों से, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी से, प्लीज़ इस कैंपेन का हमारे साथ हिस्सा बने, हमारे साथ मिल के काम करें। हमने मिल के काम करना है, हम आपको आगाह करेंगे चीज़ों के बारे में, एक्शंस आपने करने हैं, खुद करने हैं। आपके इंस्टीट्यूट की बदनामी के लिए हम कतल करेंगे ना, हम इसे इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना चाहते हैं, लेकिन आपको इल्म है कि कौन कौन से क्लास में कौन कौन से बच्चे क्या काम कर सकते हैं, पोटेंशियल कहाँ पर है। तो आपकी मदद के बगैर हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचाना इम्पॉसिबल। बिल्कुल सर, आपके मैसेज? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपने शीशा कैफे की बात की तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरताब बंदयाल साहब आ गए हैं ऑलरेडी। पहले सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन थी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा केस ओपन हो, क्योंकि शीशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से लोग बहुत ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैसेज है वालिदैन के लिए भी, खासकर टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, और ख़ासकर जो हमारी जो हुकूमत है वो बड़ी स्टेक होल्डर है, उनको भी चाहिए, जो दूसरे इदारे हैं वो भी इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरह काम करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अगर ये इनिशिएट लिया है तो इसके साथ साथ इंतजामिया को, इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कानून को भी हरकत में आना होगा ताकि सब मिलजुल कर इस लानत का खात्मा कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करेंगे, आज के भाव जरूर शामिल करेंगे। फाहद की तरफ जाना है मुझे, फाहद क्यूम होंगे। फाहद, अपडेट कीजिएगा, आज सब्जियों के रेट क्या हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम, जबकि कुछ सब्जियों की कीमतें तो आसमान से बातें करने लग गई हैं। सब्जियों के रेट्स बताने से पहले मैं बताता चलूं कि टमाटर एक मरतबा फिर 200 रुपये से ऊपर जा चुके हैं। टमाटर बुनियादी मसाले का जो घर में खाना बनाते हैं उसका एक उज़र होता है, मगर टमाटर की जो कीमत है वो इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही है। बात की जाए बाकी सब्जियों की तो इस वक्त प्याज जो है वो 35 से 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लहसुन जो है वो 320 से 330 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो अदरक है, अदरक 280 रुपये से 310 रुपये के दरमियान मुख्तलिफ कीमतों में फ़रोख्त की जा रही है। आलू की बात कीजिए, आलू 30 से 40 रुपये फ़ी किलो, और जो फूल गोभी है, फूल गोभी 50 से 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है।
इसी तरह से जो टमाटर है, टमाटर का आपको पहले भी बता दिया कि 200 से 220 रुपए के दरमियान टमाटर फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। जो मटर की सरकारी कीमत है वो 100 रुपये, जबकि इसको मुख्तलिफ कीमतों में फरोख्त किया जा रहा है। 100 से 120 रुपए के दरमियान मटर फरोख्त किए जा रहे हैं। जो गाजर है 40 रुपये, मूली 30 रुपये, पालक 30 से 40 रुपये और लीमू जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो, खीरे 60 रुपये फ़ी किलो, जबकि मेथी 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। और मूंगरों की बात की जाए तो मूंगरे 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों का यहाँ पर कहना है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं कम से कम इनको मुस्तहकम रखा जाए ताकि हम जो घर में खाना है उसको पका सकें और जो हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जबकि दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है, दुकानदार ये कहते हैं कि महंगाई होने के बायस, पेट्रोल महंगा होने के बायस और जो दीगर चीज़ें महंगी होती हैं उससे सब्जियों की कीमतों पर भी असर पड़ता है, तो मजबूरन जो हमें महंगी करनी पड़ती है और हमें मंडी से ही जो सब्जियां हैं वो महंगी मिलती हैं। ठीक है फाहद, थैंक यू सो मच। महंगाई की ये दुहाई तो हर तरफ सुनने को मिल रही है। खैर अब आ जाते हैं मीट रेट्स की तरफ। मीट रेट्स क्या है मैं आपको बता दूं। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी मिलेगा 600 रुपये में और बीफ मिन्स आप खरीद सकेंगे 785 रुपये किलो में। मटन मिन्स आपको मिलेगा जी 1700 रुपये और मटन पर केजी है 1580 रुपये। चिकन के रेट जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 198 रुपये, इसका बना हुआ गोश्त 287 रुपये। इसके बाद आज जी एग रेट्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक 157 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। अगर आप जाएंगे होलसेल पर 2 रुपए की बचत होगी और आप खरीदारी कर सकेंगे 155 रुपये दर्जन में। इसके बाद बोरमे के रेट है 156 रुपये। रेट्स आपने जान लिए, बचत कैसे होगी आपको बता देते हैं बचत बाजार में। ऑफ कहां लगी है। पहला ब्रांड बोनेंजा, अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो यहां पर अप टू 35% ऑफ। सईद अजमल फ्लैट 50% ऑफ। इमेज फैब्रिक्स पे अगर आप जा रहे हैं फ्लैट 40% ऑफ। लाइमलाइट पर अप टू 30% ऑफ। ऑफ कहां लगी हैं ये तो हमने आपको बता दिया। अगर अब आपने वीकेंड पर मूवी देखी, डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया मनशियात की रोकथाम, इससे कबल हमने स्पेशल एक शो किया था कि किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल जो है सिगरेट नोशी की वजह से तबाही की तरफ चलती जा रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम एक कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं आप तक आगाही पहुंचा सकें और इसका खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। पेरेंट्स का रोल अगेन दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा अहम है। ज़रूर अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पर नज़र रखें, किस तरह से उनकी लाइफ डिफरेंट हो रही है इसको ज़रूर आप मॉनिटर करें। अगर घर से ये चीज़ें आप मॉनिटर करना शुरू कर देंगे तो मुझे 100% यकीन है कि आपके बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर चलने से बच जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।